Firstly, welcome everyone and welcome Anshul. We are really delighted to have you here. So, friends, this is a career talk which we are going to do with Anshul. So, the objective of this particular podcast is that we can actually share you the real insights that how is the actual working world, and only the people who are working in a particular role can tell you that. You cannot read about it on Google or find it somewhere else. The person who has lived that experience can only tell you that how is actually the life at corporates. At the same time, how people have reached that particular destination. So, with this objective, we have thought of starting career talks with Saksham, in which we will be bringing expert people, some esteemed personalities into different profession, and then we will understand from them how does their world looks like and how they have reached where they are today. So it would be a very interesting discussion. We will keep it both formal and informal, and I would appreciate if we get the genuine answers, if we get the candid answers, and yeah. So let's start. So Anshul, you are a risk manager in Punjab National Bank, Yes. and before that you were in HDFC, and I know you in person. So although I have given your introduction, I just want you also to share your introduction, because होता क्या है जब हम किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं तो सब हम बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, ठीक है, बट इफ वी सी द एक्चुअल लाइफ, दे आर मेनी स्मॉल थिंग्स जो लोगों को पता नहीं होती हैं, बट एक्चुअली दे इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल, लाइक दे आर स्मॉल फेलियर्स ऑल्सो, है ना, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपने बहुत ब्लंडर किया हो. Okay, so I would want you to share your journey so that people can know you better, and it should be an unplugged journey, where the unknown part of you come out. Sure, Saksham. Thank you. Once again, thank you. So, let's discuss from there to here. What's the journey? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ सालों पहले ही मैं वहाँ ऐसे ही बैठा करता था और मैं भी वैसे ही सुनता था जैसे आप लोग सुन रहे हैं. इंट्रोडक्शन टेंथ आफ्टर चालू करते हैं कि टेंथ के बाद यहाँ पे कितने लोग इंजीनियर्स हैं और नॉन इंजीनियर्स हैं. सभी नॉन इंजीनियर्स हैं. ओके ओके. इंजीनियर, हाँ, कुछ तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं. I'm an engineer. तो जर्नी चालू हुई टेंथ के बाद, वही आईआईटी जेई कला फीवर जो था उस समय. उसके बाद इंजीनियरिंग में मैकेनिकल करने का मौका मिला पुणे यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में. वहाँ से इंजीनियरिंग से शुरुआत हुई और शुरुआत से मैथमेटिक्स पसंद भी था और इंटरेस्ट भी था. फिर करते करते रिसर्च में चले गए, रिसर्च का थोड़ा इंटरेस्ट जागा. तो वहाँ पे एक रिसर्च हम लोगों ने चालू की थी कि एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जाए जो बिना यूनिकन से रेफ्रिजरेंट के चले, मतलब उसमें कोई गैस वगैरह नहीं हो, सिर्फ सोलर पावर से चल जाए. तो उसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेस भी हुए और कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिली, इस वजह से प्राइज़ भी मिले. तो वही रिसर्च का शुरुआत से रहा. फिर रिसर्च पेपर, टेक्निकल पेपर पब्लिश किए कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह में. वो सब कंप्लीट हुआ और उस दौरान इंजीनियरिंग भी चली रही थी. बीच में एक दो बैक भी लगे, जिससे और मोटिवेशन जागा कि नहीं, आगे और कुछ करना चाहिए. उसके बाद फाइनली फिर आया प्लेसमेंट्स की बात. जैसे प्लेसमेंट्स अभी आप लोग हैं, हम 2010-11 में ही प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी, तब भी रिसेशन था, तैयारी चल रही थी. अब प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट्स तो पैरेलल चल रहे थे, हमारा रिसर्च भी पैरेलल चल रहा था, जिससे अपॉर्चुनिटी और भी मिल सके अदर इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है. अब फिर उसके बाद जॉब्स की बात करें, जॉब फिर आईटी में करी थोड़े समय. फिर पता चला कि नहीं, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं. वही इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट. ये चीज़ आप लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ प्लेसमेंट के लिए भागते गए, जहाँ मिला वहाँ चले गए. दैट्स नॉट द राइट थिंग. इंटरेस्ट जागा, फिर आईटी नहीं समझ में आया, नहीं ये तो है ही नहीं, मैकेनिकल बैकग्राउंड होकर आईटी में काम करना वो भी थोड़ा सा नहीं था. उसके बाद फिर फाइनली आईटी से स्विच किया, छोड़ दिया और आ गए वापस होम टाउन इंदौर. फिलहाल अब इंदौर आ तो गए. फिर अब एमबीए के लिए क्या, क्यों किया एमबीए, वाई एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग, ये भी एक
आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखो, मैनेजमेंट इज़ ऑल ओवर, इसे सिर्फ पढ़ना एमबीए मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट से आप अदर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, और टेक्निकल के साथ अगर मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन हो, इट मीन्स वो थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज भी देखें और पर्सनल लाइफ वाइज देखें तो थोड़ा सा ठीक रहता है। फिर एमबीए में टेक्नो मैनेजमेंट, दोनों टेक्निकल एंड मैनेजमेंट के लिए फिर एमबीए किया। अभी एमबीए में भी अगर देखें मैथ्स अच्छा था तो ठीक रहा, मतलब आईएमएस में एडमिशन हो ही गया, सीमेट वगैरह क्लियर किया। बस फिर एमबीए के साथ साथ फिर वही प्लेसमेंट्स, फिर से अगेन अगेन प्लेसमेंट के लिए काफ़ी इंटर्नशिप्स की। नियर अबाउट मतलब फर्स्ट ईयर से ही आई स्टार्टेड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप पहले मार्केटिंग में की, मार्केटिंग का एक्सपोजर लिया कि अब क्योंकि वापस दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था कि यार फिर इंटरेस्ट नहीं है, फिर से फील्ड मार्केटिंग का देखा, क्योंकि आई एम एस एफ टी में था। आई हैव अपॉर्चुनिटी कि हाँ मार्केटिंग भी स्विच कर लेंगे, फाइनेंस भी स्विच कर लेंगे, एचआर भी स्विच कर लेंगे, वट एवर द थिंग इज। तो फिर मार्केटिंग में इंटर्नशिप की, वहाँ समझ में नहीं आया। फिर फाइनेंस में इंटर्नशिप की, वहाँ भी ठीक लगा, हाँ ये थोड़ा सा है जो समझ में आ रहा है। तो उससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जो आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो होता है वो मतलब 180 डिग्री डिफरेंट है। तो उसी तरह से फिर इंटर्नशिप की, और लकीली प्री प्लेसमेंट ऑफर हुआ बैंक में। तो बैंक की जॉब्स, यू ऑल नो कि बैंक की जॉब्स कैसी होती है, नहीं पता है अभी। So नो। HDFC Bank is one of the bank that is leading, and of course, if somebody is leading, there must be employees who would be working day and night about it. So you can imagine the situation. बस उस तरह बैंक की जॉब्स स्टार्ट हुई, फाइनेंस मार्केटिंग सब सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगेन एग्ज़ाम्स क्लियर करके फिर पंजाब नेशनल बैंक में आने का मौका मिला। वहाँ के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को समझा, जाना कि व्हाट एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट इज़ ना। फाइनेंस में पढ़ने में तो काफ़ी कुछ रहता है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या मार्केटिंग में भी काफ़ी कुछ हो गया, ब्रांडिंग हो गया, पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सब जाना समझा। फिलहाल पूरे बैंक का जो एमपी का जो रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब हेड ऑफिस आई एम वर्किंग इन एट भोपाल, रीजनल ऑफिस जो है वहाँ से फिर पूरे मध्य प्रदेश का रिस्क मैनेज करना, रिस्क भी ब्रांचेस जितनी भी ऑल ओवर अराउंड 400-500 ब्रांचेस हैं, उनको मैनेज करना, उनका रिस्क मिटिगेशंस ढूंढना, समझना, लोन्स वगैरह प्रपोजल्स देखना, यही सब फिर किया। और आई एम प्रीटी इंजॉइंग माई वर्क। तो फाइनली आई गॉट लैंडेड ओवर, जहाँ मैं चाहता था वहाँ आ गया। यहाँ मेरा टेक्निकल नॉलेज भी काम आ रहा है, एमबीए का भी काम आ रहा है, और पर्सनली जो रिसर्च फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है शुरुआत से, उसमें भी मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि नए नए आइडियाज़ मेथड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं बैंक में, उसके सजेशंस हम लोग दे रहे हैं और हो रहे हैं इम्प्लीमेंट, उससे फ़ायदा हो ही रहा है। तो फाइनली आई लैंडेड अप वेयर आई वांटेड टू बी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे भागो, आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो एंड उसके बाद आप उसी तरह से काम करो। Good, good. Thank you so much, Anshul. I think it really gives us a lot of insight. कुछ एक questions मेरे दिमाग में आए when I was hearing your journey. Like you said, you did aspire for marketing field when you were doing MBA, but then you didn't liked it, and that is why you have chosen finance. So what is that you don't liked about marketing? मार्केटिंग, यार देखो, अभी जब मैं इंजीनियरिंग में था तब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रिसर्च में की थी, उसके मार्केटिंग में हमारा यूज़ था उसमें। इंडियन रेलवे में हमें एक एक्सपोजर मिला था, 2015 की बात है आई थिंक। अब हम लोग जब भी ट्रेन में जर्नी करते हैं तो कुछ खाते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं खाने के बाद, या तो खिड़की से बाहर फेंक दिया या वहाँ नीचे ही फेंक दिया, ठीक है। तो ये आइडिया हम लोग के दिमाग में आया कि यार मतलब डस्टबिन, उस समय भी डस्टबिन होते थे, आज भी डस्टबिन होते हैं ट्रेन में, पर कोई भी नहीं जाता डस्टबिन तक। तो वो हमारे माइंड में आया कि अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम गार्बेज को वहीं डिस्पोज ऑफ कर दें, खिड़की से बाहर फेंकने की जगह वहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दें कि वहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो वो उसका भी हमने एक डिज़ाइन बनाया। माटुंगा में रेलवे का एक वर्कशॉप है, वहाँ हमने विजिट किया, चीफ इंजीनियर से मिले, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया, हमारे आइडिया का मार्केटिंग किया। तो वहाँ से एक समझ में आया कि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट की। स्टेज फियर जो होता है, या अपनी बात रखने का जो तरीका होता है, या अपने प्रोडक्ट या आइडिया को जो सेल आउट करना है या एक्सप्लेन करना है,
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जनरेटिंग आइडिया इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एक्सप्लेनिंग आइडिया इज़ अनदर डिफरेंट थिंग. तो वहाँ से समझ में आया कि नहीं, मार्केटिंग हमें करना चाहिए. अब एमबीए में आके जब मार्केटिंग का एक्सपोजर मिला, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप किया था, रैक बैंक कंपनी है कोई आईटी पार्क में, वहाँ पे किया, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग पूरा समझा, ठीक से किया, तो समझ में आया कि नहीं है तो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट, बट मेरा जो रिसर्च का नॉलेज है या जो मैं क्वांटिटेटिव चीज़ें अप्लाई करना चाहता हूँ, शायद ये उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. तो दैट्स वाई आई लेफ्ट. ओके, फिर कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कैलकुलेशंस ये भी हमने उस समय किए थे. तो जैसे स्टार्टअप है आपका, जैसे मैं भी वहाँ पे तब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो एक तरीके से हमारा स्टार्टअप ही था. तो बजट भी खुद ही करना, प्रोक्योरिंग भी खुद ही करना, तो ये सब चीज़ें समझ के कुछ कहीं ना कहीं कॉस्ट रिलेशन, बजटिंग, फाइनेंसिंग, इन चीज़ों का भी इंटरेस्ट था ही. तो लेट्स एक्सप्लोर अनदर एरिया ऑफ द थिंग. आई थिंक अंशुल, मैं आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करता हूँ कि हमें इंटर्नशिप से शायद ये समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आता है कि हमें क्या नहीं करना है. बिकॉज इट वॉज अ सेम केस विथ मी ऑल्सो. आई ऑल्सो हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, इंजन्स कैसे चलते हैं, रॉकेट्स कैसे फ्लाई करते हैं. तो आई वेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सब अच्छा चला 2 साल तक. वी डिस्कवर्ड ऑल द थिंग्स. इन थर्ड ईयर में वी वेंट फॉर डूइंग इंटर्नशिप. और इंटर्नशिप एक मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप इमेजिन कैसे कर सकते हो, राइट? हाउ डज अ फैक्ट्री वर्क्स. पूरा धूल पसीना, मशीन्स चल रही हैं एकदम, प्रॉपर सांस लेने का भी वो नहीं है. तो वहाँ मेरे को एक हफ्ते जाने के बाद समझ में आया कि यार यही मेरे को अपने करियर में करना है क्या. और इट वॉज वेरी क्लियर नो. ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो अपन नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, एंड देन आई वेंट ऑन फॉर डूइंग एमबीए. और फिर एमबीए में जब मैंने इंटर्नशिप किया तो आई वेंट फॉर आईटी कंपनी. इट वाज इम्पेटस. और आईटी कंपनीज ऑल एसीज, तो एकदम धूल मिट्टी से एसी में यू कैन इमेजिन. तो मुझे लगा कि यार ये सही है, मतलब दैट वाज द इम्प्रेशन आई आल्सो गॉट. सो आई कैन रिलेट विद दैट. गुड अंशुल. अंशुल, एक बात बताइए, आपने बोला कि यू डिड सम गुड रिसर्च इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और जब हम रिसर्च करते हैं मतलब हमको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है और हमने हमारा टाइम दिया है, तो डिड यू नेवर फेल्ट कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो वेस्ट जाएगा, या आई शुड ट्राई फॉर सम कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रादर देन कमिंग टू एमबीए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. इसमें ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल ये माइंड में आया था कि ये रिसर्च का क्या होगा, जिसे पेटेंट लेवल तक हम लोग ले गए हैं, अभी ये छोड़ के फिर एमबीए करना, मैनेजमेंट करना, व्हाट अबाउट दैट. तो इसके लिए देखो क्या हुआ, जब मैं किया, मतलब इंजीनियरिंग से छोड़ा, तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो वेस्ट नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं लगा मुझे, पर उसमें आगे बढ़ना और प्रैक्टिकली लाइफ में आगे, क्योंकि वो होते होते आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके थे, एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास सोसाइटी यू नीड टू अर्न समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो रिसर्च इज अनदर फील्ड एंड करियर में सेटलमेंट इज एन अनदर थिंग. तो कहीं ना कहीं काम तो नॉलेज आया, लेकिन उसको छोड़ा, पैरेलल हम लोग चलते रहे उसमें भी साथ में, क्योंकि पेटेंट फाइल हम लोग कर चुके थे मुंबई में, वो पैरेलल वर्क चल रहा था. तो इसके आगे आप किर्लोस्कर और दूसरी कंपनी को अप्रोच करना था, तो वो पैरेलली हम लोग इसको थोड़ा साइडलाइन करते हैं. लेट्स फोकस ऑन आवर कोर करियर फर्स्ट. Okay. So because some financial condition of your family, you decided to go for something which can give you Yes, which can give me immediate money. immediate money. I think this is the case with many of the students sitting here. कि कुछ financial constraints की वजह से हमें immediate earnings की तरफ decisions लेना होता है. Good answer. So uh, so what made you realize कि finance is the right field for you? मार्केटिंग तो रॉन्ग है, समझ में तो आ गया, ठीक है, बट व्हाई फाइनेंस वाज राइट, कैसे डिसाइड किया? मार्केटिंग तो कैंसिल हो चुका था, मार्केटिंग तो अपने को करना ही नहीं तो है. कुछ बचा नहीं ऐसा? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो बहुत कुछ था, एचआर भी था. Okay. फिर एचआर में देखा, तो एचआर में शुरुआत से ही ऐसा कभी फैसिनेटिंग लगा नहीं मुझे पर्सनली, कि नहीं एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या साइकोलॉजी वगैरह. फालतू लोग होते हैं ना? नहीं, फालतू लोग नहीं होते, काम के. एक्चुअली पहला मिसकंसेप्शन ये होता है एचआर के बारे में. बिफोर एमबीए मुझे यही पता था, एचआर मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट करता है और कोई काम ही नहीं करता है. और लड़कियां भी होती हैं, और सबसे ज़्यादा लड़कियां ही एचआर में होती हैं, तो यही मुझे लगा था सबसे पहले. फिर एमबीए में आगे एक्सप्लोर किया, हालांकि एचआर की कोई ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरा रहा नहीं, पर एचआर शुरू से ही मुझे मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं आई मेड फॉर एचआर, ऐसा कुछ लगा नहीं.
तो दैट्स व्हाई एचआर मेरा शुरू से था ही नहीं लाइन में। तो फिर यू लेफ्ट विद फाइनेंस हाँ, ओनली। फिर फाइनेंस नहीं, फाइनेंस भी अगर फाइनेंस भी समझ में नहीं आता हाँ। तब फिर कहीं और एक्सप्लोर करते हैं। पर हाँ। क्योंकि बजटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट कर चुका था मैं इंजीनियरिंग में, हाँ। और फाइनेंस पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ गया था एक साल में कि नहीं, हम्म। मैथ्स है एंड समझ में हो भी सकता है मुझसे और कर भी सकते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड हाँ, वर्क फॉर यू, एलिमिनेशन मेथड आई ऑप्टेड। और थोड़ा सा फाइनेंस की कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट। हाँ, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे थे कि आप मतलब भाई कहीं कुछ मत करो, अपने इंटरेस्ट के पीछे जाओ। ये सब यही जो मैं कह रहा हूँ वैसे मुझे भी कहते थे कि सब इंटरेस्ट के पीछे जाओ। तो इंटरेस्ट कहाँ से लेके आए, कैसे पता चलेगा किस में इंटरेस्ट है? मेरे पास तो 5 सब्जेक्ट है, पाँचों पढ़ लूंगा मैं, अब इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा भाई? तो एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज़ किया कि यार इसमें ये समझ नहीं आ रहा, इसे हटा दो, अब बचे क्या ये दो, अब देख लो इसमें पैसा किसमें ज़्यादा है। आफ्टर ऑल पैसा ही कमाना है ना, तो बस देन ऑफ। पक्का फाइनेंस ही सही था आपके लिए। पक्का फाइनेंस ही सही था। Okay, wonderful. So, in choosing this particular decisions of going for finance, did some mentorship or somebody guided you, or किसी से मतलब I just want to ask कि mentorship या experience लोग से connect करना helped you in some way, or it was just your decision? नो नो, डेफिनेटली एक्सप्लोरिंग मेंटर। अभी एमबीए में भी जब मैं था ना, तो एक इंडिया इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन है, हम्म। उससे मैं कनेक्ट था। अभी वहाँ का भी एक कंपटीशन हुआ था, रीथिंक रिबिल्ड डिज़ाइन रीडिज़ाइन करके, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वगैरह आए थे। उनसे भी मुझे बात करने का मौका मिला था। आई थिंक एम्बर सयाजी में भी एक हुआ था इनका कॉन्क्लेव, वहाँ भी मैं गया था, एज ए वॉलेंटियर ही था उस समय एमबीए में। पर मुझे मौका मिला था इंटरेक्ट करने का बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ से, तो उनसे भी समझा चीज़ें, बात करी, और लकीली आई गॉट अ चांस कि हाँ मैं बात कर पाऊँ बालकृष्णा से, आचार्य बालकृष्णा से। आई गॉट द चांस, तो उनसे भी बात किया, समझा चीज़ें, बाकी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, और ओवरऑल मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन से एसोसिएट था, तो मेरी बात भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के लोगों से होती थी बीच बीच में। तो उसी तरह समझ में आया कि नहीं ये ठीक है, तो उनने कंपटीशन भी फिर किया, फिर वो भी एक अलग जर्नी थी। So what is one thing that you would like to suggest the students if they want to go for finance? मतलब ऐसा क्या है कि मतलब जो बच्चों को देखना चाहिए कि उनको फाइनेंस चूज़ करना चाहिए? इट कुड बी अ स्किल जो उनमें बहुत अच्छी हो, और इट कुड बी अ पर्सनालिटी ट्रेट, और इट कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग इन द फाइनेंस डोमेन। क्या बताना चाहेंगे आप, अगर एक दो चीज़ें बतानी हो? पहले तो कोई सब्जेक्ट आप चूज़ करो, अगर आपको कुछ फाइनेंस और ऑल टुगेदर बड़ा वास्ट है, तो पहले तो वही आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करो। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं ये अच्छा है, मुझे कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आगे कुछ पढ़ना चाहिए, बुक्स के अलावा एकदम एग्जाम के अलावा मुझे कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट ना। अदरवाइज एग्जाम पढ़ के एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आईएमएस में भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू मेंशन गुड, यू मेंशन वन गुड थिंग कि आप आईएमए से जुड़े हुए थे, उस वजह से आपके कॉर्पोरेट्स में कनेक्ट बने। एक यूजली बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि जो इंडस्ट्री में लोग हैं, सिंस दे आर नॉट नोन, तो कनेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। लाइक कोई स्ट्रेंजर को हम अप्रोच करें, सो मतलब वो हमें कितना रिस्पॉन्ड करेगा। सो व्हाट इज़ योर नहीं, सजेशन इट्स ऑन नॉट दैट? द थिंग। आप कितने लोगों को अप्रोच करते हैं? 10 लोगों को, 15 लोगों को? अब तो लिंक्डइन वगैरह मतलब है, और ज़्यादा एडवांस हो गए, एआई वगैरह सब टूल्स हैं। आप कितने लोगों को अप्रोच करते हैं? 10 लोग, 15 लोग? उसमें से कितने, मतलब मेरा तो रेशो मानना है कि आप 100 पीपल्स को अप्रोच करेंगे तो उसमें से 2 बेयरली आपको आंसर करेंगे। तो राइट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रीच अपनी बढ़ा दीजिए ना, तो रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। अब 100 में से 100:2 का रेशो आप लोग को, 2 लोग क्या रिस्पॉन्स नहीं करेंगे 100 में से? बिल्कुल करेंगे, वो करते ही हैं। करेक्ट। सो अंशुल, आई थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं 100 में से 2 लोगों की, दिस मस्ट बी कमिंग फ्रॉम योर रिटेल बैंकिंग एक्सपीरियंस आल्सो। ग्रेट। मतलब लोन्स बेचना, मतलब मुझे भी रोज फ़ोन आते हैं। मैं बड़ा पोलाइटली मना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे दोस्त हैं वहाँ पे, उन लोगों को भी ये काम मिला होगा। सो आई अंडरस्टैंड देयर पेन, बट कोल्ड कॉलिंग, अप्रोच, मीटिंग द टारगेट्स, थोड़ा उसके बारे में बताइए, हाउ इज इट? एचडीएफसी में भी अब आप चले गए, बैंक बड़ा बैंक है, और काफ़ी हो गया, कॉलेज में भी हल्ला हो गया, अरे पीपीओ लग गया, एक लड़के का पीपीओ हो गया, पीपीओ हो गया, अरे क्या। अब उसके बाद PPO is pre-placement offer. हाँ अंशुल got placed in first sem. हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सबसे सेमेस्टर। पहले सेकंड सेम में इसकी जॉब लग गई थी।
वी ऑल वर वेरी जेलस ऑफ हिम, ठीक है। और मेरी 4th सेम में लगी थी 26 मार्च। यस। तो अब उसके बाद आपने ज्वाइन भी कर लिया और आपने 2 महीने में छोड़ भी दिया, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। और स्ट्रगल तो कोई भी जॉब में इनिशियली में आपको रहेगा, और यू ऑल आर फ्रॉम मार्केटिंग ना, राइट, तो ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, फाइनेंस में भी रहेगा अगर। तो वही बैंक में आने के बाद वही, अब पहले इन बैंक में चले गए, आपको एक डेस्क मिल गई। अब अपना एक्सपेक्टेशन क्या था, एक डेस्क मिल जाएगी, लैपटॉप मिल जाएगा, तो बैंक में है, बैठेंगे आराम से, एसी चल ही रहा है, तो बस कस्टमर आएंगे, उनका काम करना है। वो नहीं तो जो एसबीआई वाला कल्चर है, ठीक है कल आना, 2 नंबर काउंटर पे जाओ, यही सब चलना। हाँ, लंच के बाद, अभी तो लंच है, लिंक फेल है, लिंक फेल लिंक है। फेल है, ये कॉमन। तो अब बैठ गए, अभी एक दिन हो गया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, अब दूसरे दिन भी अपन बैठ गए अपने स्वैग में जाके, हाँ ठीक है, बढ़िया, शर्ट वर्ट पहन के गए, हो गया। तो मेरे मैनेजर ने बुलाया, बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले कुछ काम वाम करोगे? मैंने कहा काम मतलब, आएगा कस्टमर तो कर ही दूंगा। बोले ऐसा कस्टमर नहीं आएगा, आपको जाना है कस्टमर के पास। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये भी समझ में आता है। उसके बाद उन्होंने एक पोर्टफोलियो दे दिया, ये लिस्ट दे दी लंबी सी, इतने कस्टमर थे, यू नीड टू मीट ऑल एंड जनरेट बिजनेस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब फिर मतलब जो ब्रांच में आएगा उनका, बोले उनको छोड़ो, आप तो नया बिजनेस लेके आओ बाहर से। मैंने कहा ठीक है। इंटर्नशिप में ऑलरेडी मैं फेस कर चुका था ये चीज़, ये मुझे पता था, बट स्टिल लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर मोर। तो समझ में आया कि हाँ, कोल्ड कॉलिंग भी कुछ होती है। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी अकाउंट कितने हैं किए, लोन्स कितने किए, क्रेडिट कार्ड कितने किए, ये इनका क्या हुआ। अभी फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करें तो आई डिड कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो। कोल्ड कॉलिंग मतलब ये नफीस रेस्टोरेंट से लेकर आपके चौराहे तक हर एक दुकान पे जाना और कोई अकाउंट खुलवा लो, कुछ प्रॉब्लम है बैंकिंग में या कोई लोन चाहिए, तो वहाँ समझ में आता है कि रिजेक्शन क्या होता है एंड व्हाट एक्चुअली यू आर। उनको कैस थोड़ी पता है कि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, कहाँ से आए हो क्या है, उनके लिए तो आप एक बैंक के एग्जीक्यूटिव हो जिसको खाता खुलवाना के लिए आए हो बस। तो उससे समझ में आता है कि व्हाट द रियल वर्ल्ड इज एंड आप कैसे काम करते हो वहाँ पे। वहाँ रिजेक्शन समझ में आते हैं कि यार इतना पूरा घूम लिया, 50-60 दुकानें, 70 दुकानें, एक ने भी हानि करी। फिर आप निराश होकर चले गए ब्रांच में, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना घूमे, इतनी दुकान घूमे। फिर किसने हाँ किया, उनका नहीं सर किसी ने नहीं किया, किसी को खुलवाना ही नहीं है। तो बोले इंदौर की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, तो फिर आप कितने मिले, इतने मिले, तो और मिलो, अपना रीच बढ़ाओ, डेफिनेटली मिलेंगे, एंड इट वर्क्स। मुझे भी लगता था अरे क्या बकवास है यार, क्या रीच बढ़ाओ, दिन भर हो गया है, क्या है, एमबीए करके क्या इसीलिए एमबीए किया था क्या? तो इससे अच्छा तो इंजीनियरिंग में थे, वहीं आराम से पढ़ते लिखते, क्यों एमबीए किया? और अपनी रीच बढ़ाओ, तो रीच बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ के चक्कर में ठीक है पूरा साकेत कवर करते हैं, चलो आ जाओ सुबह से, एक और एग्जीक्यूटिव को साथ में लिया, ठीक है तू इधर जा उधर जा, तो फाइनली इट वर्क्स एंड उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यू लर्न फ्रॉम योर रिजेक्शंस नॉट फ्रॉम योर सक्सेस, मेरा तो ये मानना है। सी कोल्ड कॉलिंग, अप्रोचिंग ए स्ट्रेंजर, मतलब बहुत बार हम बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं या बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी होती है, तो जब हमको कोई मतलब ऑफ कोर्स एस यू राइटली सेड कि जब हम किसी के पास जा रहे हैं दुकान पे तो उसको तो हमारा बैकग्राउंड पता नहीं है, हम तो बस एक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं। तो जब वो रिजेक्ट करता है आपको, नहीं अभी टाइम नहीं है ना, मतलब यू डोंट गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो हर्ट होता है। बिल्कुल हर्ट होता है, क्या आईएमएस से पढ़े, फिर अपन उसको ऐसा बोलेंगे क्या, यार मैं तो इतनी रैंक लाया था, इतने पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़ा लिखा होगा भाई अपने घर का जा, मेरे को आता नहीं खुलवाना, बात खत्म। तो हाउ मतलब इसको मतलब ऑफ कोर्स इट हर्ट्स राइट। इट तो हर्ट्स, फिर इट हाउ हर्ट्स। डू यू यू नो लाइक यू लाइक मैनेज दैट एंड सेल्स थ्रू इट, मतलब एकदम बेशरम हो जाते कि हमें फर्क नहीं पड़ता ओवर द टाइम रिजेक्शन बेशरम मतलब। नॉट काइंड ऑफ थिंग, पर ठीक है, आप उससे सामने वालों को भी गलत नहीं समझोगे, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको आपसे कितना कनेक्शन है, आपको अकाउंट खुलवाना है, उसको नहीं खुलवाना, इट्स ओवर। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं हो। आपके जैसे बहुत लोग हैं बैंक एग्जीक्यूटिव जो उसके पास रोज आते हैं, हम्म। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हाँ, रिजेक्शंस आर कॉमन, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर करियर, तो नेवर गेट अफ्रेड ऑफ दैट। तो उसके लिए तो आप यूज टू होते हैं, आई यू मतलब, हाँ नो इट्स अ कॉमन थिंग। इधर या कोल्ड कॉलिंग, चलो ये तो कोल्ड कॉलिंग की बात हो गई है। मेरे पास एक मतलब पोर्टफोलियो था पूरा, जो एचएनआई क्लाइंट्स थे, हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, दे यार उनसे मीटिंग के लिए समय मांगो, तो नहीं आज नहीं है टाइम, कल नहीं है टाइम। तो ये थोड़ा सा हर्ट करता है कि यार मतलब मिलने के लिए भी नो बडी इज इट्स ओके।
नोबडी इज़ रेडी। फिर तो यू गेट टू यूज टू ऑफ इट। ये सब पार्ट एंड पार्सल है। अभी इसको कभी पर्सनली नहीं लेना कि यार नो कर दिया, अभी कैसे नो कर दिया, मैं भी देखता हूँ। ये सब चीज़ें होती है, इट्स कॉमन थिंग। रिटेल बैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग पॉइंट होता है वो है टारगेट्स। आई थिंक जिसको लेके बच्चों में भी बहुत डर होता है कि यार टारगेट मीटअप करना है। एंड देन जो एक मार्केट में बात फैली हुई है कि मतलब जो रिटेल बैंकिंग में टारगेट्स मीट नहीं करते तो मैनेजर्स बहुत अच्छे से खबर लेते हैं उनकी। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एंड व्हाट डू यू रिकमेंड? मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत अच्छे से खबर लेते हैं आपके टारगेट्स मीटअप नहीं होते हैं तो। बट कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलता है, ये तो है। मेरे भी टारगेट्स कभी पूरे नहीं हुए, और टारगेट से डरने की कोई बात नहीं है। मैनेजर ऑलरेडी नोज कि आप कितना कर पाओगे कितना नहीं, इज वेल एक्सपीरियंस्ड ऑफ दैट। तो बिल्कुल टारगेट्स होते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, इन एवरी इंडस्ट्री टारगेट्स होते हैं, बैंकिंग ही नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, रिटेल में टारगेट्स लेंगे रहेंगे। और टारगेट्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको अगर टारगेट नहीं देंगे ना तो आपका कुछ प्रोडक्टिव होगा भी नहीं। आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के यू कैन नॉट ग्रो। अगर आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा, कोई शाम शाम को आपसे पूछेगा नहीं कि कितना काम हुआ है, तो क्या आपका काम होगा? आई डाउट कि होगा। तो हाँ, टारगेट्स रहते हैं, प्रेशर भी रहते हैं, बट यू विल लर्न फ्रॉम इट। एंड एक समय ऐसा आता है कि वो जो टारगेट्स आपके लिए डे वन को हैवी लग रहे थे, वो दैट डे आपके लिए जस्ट जस्ट पेनी, जस्ट ओके हो जाएगा, ये तो कॉमन है। तो यू कैन मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल सक्सीड इन दैट। टारगेट्स आर नॉट अ बिग थिंग। ओके। यूजली एक जो छोटे शहर के बच्चों में एक जो मिथ बना हुआ है कि टारगेट बेस्ड जॉब्स मतलब बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं, ले ऑफ्स होता है, आपके पूरे वर्क लाइफ बैलेंस का बैंड बच जाता है। सो व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट? नहीं, टारगेट्स अच्छे नहीं है तो हर जॉब में टारगेट है। आप मार्केटिंग ही नहीं, फाइनेंस में भी टारगेट्स। आई एम अ रिस्क मैनेजर और मेरे भी टारगेट है, नॉट फॉर सेलिंग बट किसी और फॉर्म में टारगेट्स है। टारगेट्स लाइफ में हर मोड पे रहेंगे, आइदर इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप देखोगे आपके पर्सनल लाइफ में भी टारगेट्स रहेंगे। बिना टारगेट के आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। आई डाउट कि रियली कुछ प्रोडक्टिव हो पाएगा। तो टारगेट बेस्ड जॉब्स नहीं करने, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं लगता है किसी को लगाना चाहिए। टारगेट्स को एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ना चाहिए, एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड ओवरकम ऑफ इट। इससे मतलब डस इट आल्सो क्रिएट स्ट्रेस लाइक बीइंग इन अ टारगेट बेस्ड जॉब? स्ट्रेस होता है, बिल्कुल होता है And स्ट्रेस। so how do you manage that? Like what is your advice? अब बिल्कुल सिंपल एडवाइस है मेरा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखो। आप ऑफिस में हो तो बी इन ऑफिस, घर में हो तो ऑफिस बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल इजीली मैनेज होगा एंड इट वर्क्स। मतलब ये मैंने भी सुना था किसी से कि यार बिल्कुल अलग अलग रखो। तो मुझे भी लगता था यार कैसे संभव होगा कि ऑफिस में कुछ डांट पड़ी बॉस से तो क्या घर आके भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे, वो तो माइंड में चलेगा, बट स्टिल चलेगा, वो बॉस वहीं तक है। घर में और भी चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं आपका। उन्हें नहीं पता आप किस बैकग्राउंड से आए हो या आपके बॉस ने आपको क्या बोला है। दे आर एक्सपेक्टिंग यू एंड योर अटेंशन। तो आपको वैसे आपको सोचना चाहिए। तो ऑफिस की बात ऑफिस में, घर की बात घर में, तो आपका बिल्कुल मैनेज हो जाएगा स्ट्रेस। Any personal experience you want to share about cold calling or meeting up the target जो पहले आपको डिफिकल्ट लगा हो but with time you could manage that? बिल्कुल, अभी फर्स्ट डे था जब मेरा जॉब का, तो बोले, आज कितने अकाउंट होंगे अंशुल? मैंने कहा आज कितने अकाउंट होंगे, तो मैंने कह दिया एक तो हो जाएगा। बोले एक से क्या होगा, मिनिमम टू टू चाहिए। मैंने कहा अभी पहला हफ्ता ही है, टू कैसे? मतलब मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग गया है, दो अकाउंट कैसे हो? तो बोले नहीं हो जाएंगे। गया, नहीं हुए, बट ऑब्वियस कहाँ से होंगे यार। मतलब मैं ब्रांच से निकल गया, मेरी ब्रांच थी यहाँ, मतलब HDFC बैंक है पलासी वाली। यहाँ से निकल के थोड़ी दूर बैठ जाते, यार अब कैसे करूँ? दो अकाउंट बोला है, किसको ढूंढने जाऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा? लिटरली आप खड़े हो जाते हो, आप यार कैसे होगा? एक समय आ जाता है जब आप रोज रोज की डांट सुन के फेडअप हो जाते हो, यार कैसे, कहाँ जाएं अब? हो गए, सब कस्टमर से मिल लिए, सबने मना कर लिया, कोल्ड कॉलिंग तो करके देख ही चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें? अब किसके पास जाएं? तो फिर हमारे एक जोनल हेड है, HDFC बैंक के उस समय थे, उनसे मिलना हुआ मेरा। तो उनसे मिला तो उनका, सर अब किसका अकाउंट खोलने जाएं?
सबसे मिल लिया फ्रैंकली। अब एक समय ऐसा आता है कि आप फेड अप इतने हो जाते हो कि यार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से निकालेगा ना, ठीक है बोल देते हैं। तो बोल दिया सर, किसका खाता खोलेंगे, किसका अकाउंट बेचे, सब तो हो गए, ये नहीं कोई मान ही नहीं रहा है, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, कोटक महिंद्रा, ICICI, अभी क्या करेंगे हम लोग। हमारा कोई ऐसा बेस भी नहीं है कि भाई 5-6 साल हो गए इंडस्ट्री में तो पता हो। तो देन ही टोल्ड मी कि अंशुल ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट सेल्स फ्रॉम योर ओन हाउस। आपके क्या फादर का अकाउंट है बैंक में? उनका नहीं है। मदर का अकाउंट है? नहीं। तो क्यों नहीं है? बैंक प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो डिस्कस करो। एक्सेप्ट, पहले तो आप खुद एक्सपेक्ट करो कि एक्सेप्ट करो कि आपके बैंक के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आपको उसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, कहीं कोई कनेक्ट आ रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट सेल्स फ्रॉम योर होम। अपने रिलेटिव्स को आप अप्रोच कर सकते हो। भाई बैंक अकाउंट तो हर एक इंसान का होगा कहीं ना कहीं, तो वाई नॉट इन HDFC बैंक, वाई नॉट इन अवध तवन ब्रांच। वहाँ से भी चीज़ें चालू हुई कि हाँ बात तो कोई ऐसी, मतलब उसके बाद हम चुप हो गए कि क्या बोलेंगे उसके आगे, सही बात तो गलत भी कह नहीं रहा है। तो देन हाँ ठीक है, फिर आप अप्रोच करो, अपने कॉन्टैक्ट्स में जाओ, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स अप्लाई करो। मतलब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को आप प्रोफेशनली काम नहीं करो। Interesting. हम्म। Correct. So, Anshul, uh, so like after HDFC, you moved into a government bank, like Punjab National Bank. So, firstly, I just want to know from you कि उसकी तैयारी आपने कैसे करी और how difficult it is to crack that exam, and then we'll discuss what is the difference you see in private bank and government bank. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रिटेल बैंकिंग से रिस्क मैनेजमेंट हाउ इट इज। हाँ, absolutely. रिटेल बैंकिंग में काम किया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, उसके साथ साथ लोन्स और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स पे भी काम किया। लोन्स थोड़ा सा लगा कि यार मतलब लोन्स, वही जो रिसर्च वाली बात थी वही फिर से आ रही थी कि यार मैथ्स वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ सेल्स हो रहा है, कुछ पढ़ना चाहिए। तो पैरेलली मैं घर पे थोड़ा पढ़ता भी था कि यार कुछ इंटरेस्ट था, मतलब Even नॉट। after your job, you were studying. हाँ, This is something to make a note of. कि if you want to grow in your career, you want to continue your learning despite to get the job. Yes. किसी एग्जाम के लिए नहीं, पर जो इंटरेस्ट था वो पढ़ना चालू कर दिया। मैथ्स का इंटरेस्ट था ही तो जनरली पढ़ते ही थे। नॉर्मली भी रीडिंग हैबिट्स थी, तो मतलब ऑफिस के बाद कभी पढ़ लिए, कभी ऑफिस बंक करके पढ़ लिया, लीव ले ली, तो वो सब करके थोड़ा पढ़ाई चली रही थी। फिर आई गॉट टू नो कि हाँ कुछ निकली है वैकेंसी ऐसी, मल्टीपल वैकेंसीज में, ठीक है एग्ज़ाम तो इतनी दी है लाइफ में, ठीक है एग्ज़ाम क्लियर तो कुछ था नहीं, ठीक है दे देंगे जा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह से और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दी, फिर एक पंजाब नेशनल बैंक की भी निकली थी एग्ज़ाम्स, वो क्लियर की दिया। उसमें भी देखा रिस्क मैनेजमेंट की जॉब है। अभी रिस्क मैनेजमेंट, आप लोगों को किसी को है आइडिया व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, या रिस्क कभी सुना है फाइनेंशियल में क्या होता है? कितने लोगों को पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है फाइनेंशियल्स? कुछ एनी आइडिया? I have some guesses. I don't belong from finance background, but the main role of risk manager is to strategize the formulation of a strategy to minimize the risk for the organization in terms of finances. Basically, we focus on how to overcome non-performing assets. To overcome non-performing assets? No. So is it about researching on the block only exist which you cannot take profits in your loan segments? So at the time of decision, how the manager manages the risk of their bank? ओके, तो ऐसे इतना ही लिमिटेड नॉलेज मेरे पास भी था उस समय जिस समय आपके पास है। Interesting, right? All of us are in the same boat. तो फिर वैकेंसी पढ़ा क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर चालू किया पढ़ना, फॉर्म भर दिया था क्रेडिट रिस्क वगैरह, फिर पढ़ना चालू किया। नहीं यार बहुत अच्छा लगा, स्टैटिस्टिक्स पूरा इन्वॉल्व था, तो स्टैटिस्टिक्स आई लव स्टैटिस्टिक्स, तो पूरा इन्वॉल्व था, पढ़ा समझ में आया, हाँ ठीक है। और एग्ज़ाम भी लकीली क्रैक हो ही गया। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल अप आया, इंटरव्यू क्रैक किया। इंटरव्यू में भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, फिर पंजाब नेशनल बैंक का सेक्शन। अच्छा, आई क्या क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में? उन्होंने यही पूछा कि आप HDFC बैंक में हो जो कि नंबर 1 बैंक है, तो फिर आप PNB में रिस्क मैनेजमेंट में क्यों आना चाह रहे हो, क्रेडिट में क्यों नहीं आना चाह रहे हो, या किसी और वर्टिकल में क्यों नहीं, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट।
तो फिर मतलब फिर उनका पूरा बैकग्राउंड मतलब पूरा ओवरऑल पूछा कि आप मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माय क्लास 10th उन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि वाई दिस, हर एक क्वेश्चन पे दे आस्किंग वाई, आपने ये मूव ऑन किया तो क्यों किया, वाई यू लेफ्ट आईटी, वाई यू मतलब डन इंजीनियरिंग आफ्टर मतलब एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग। तो सभी के बारे में उनको बिल्कुल हर चीज़ का जवाब उन्हें वाई चाहिए था। तो आपके पास सभी भाई का आंसर था हाँ, मेरे पास सभी वाई का इसलिए आंसर था क्योंकि क्या नहीं करना है वो तो मैं ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुका था कि ये Right. नहीं करना है। यूजुअली होता क्या है बच्चों के साथ में, व्हाट आई हैव सीन इज दे डू समथिंग बिकॉज they don't know what to do and their friends were doing or their family members have suggested. तो मतलब ऑनेस्टली पूछा जाए तो यही आंसर होता है कि हम्म, कुछ था नहीं तो हमने सुना ये कर लेते हैं तो ये कर लिया। हम्म। ओके, तो ऐसे आंसर्स भी दे सकते हैं क्या? अब बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे सकते ऐसे आंसर्स, तो ओके, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो जानबूझ के ढूंढ लें हाँ, बाद में नहीं कि जानबूझ के नहीं ढूंढे, आप खुद ढूंढे ना आपको क्या नहीं करना है, तो आपको समझ में आया क्या करना है। तो अभी रिज्यूम में सबके पास सबने बनाया है, रिज्यूम का जो ऊपर हेडिंग होती है क्या बोलते हैं उसे, तो बिल्कुल टॉप पर करियर रहता है करियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। राइट। अब वो कैसे यार करियर ऑब्जेक्टिव, क्या ये तो कॉपी पेस्ट ही होता है इधर उधर से बस। बिल्कुल और वही मुझसे पूछ लिया भैया करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिज्यूम का बताओ। सही है। मैं भी बच्चों से जब इंटरव्यूज हाँ, लेता था तो ये जरूर पूछता था और 90% लोग नहीं बता पाते। हाँ तो वही करियर ऑब्जेक्टिव बताओ, अब क्या बताएं करियर ऑब्जेक्टिव, कॉपी पेस्ट किया था गूगल पे सर्च करके। तो ऐसे ही सब इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था वो, उसका एक अपना एक्सपीरियंस था। तो मतलब इंटरव्यू के बाद जब मैं आया बाहर तो मुझे नहीं लगा था कि दे मतलब कभी सिलेक्ट करेंगे वो मुझे, क्योंकि इतने ब्लंट आंसर्स तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। हम्म, फिर ठीक है वापस अपना जो डे टू डे जॉब था चालू कर दिया। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, अपना कोई भी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि होगा या कुछ, तो वापस जो काम है वही लाइबिलिटी असेट प्रोडक्ट्स पे काम करना चालू कर दिया। बैंक में एचडीएफसी बैंक में एक्सप्लोर किया क्या है रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे कैसे जाते हैं, कोई एग्ज़ाम होती है या फिर रेफरेंस है भाई चले जाते हैं। तो यही सब कर रहा था, फिर लकीली आई गॉट द चांस कि हाँ ठीक है हो गया सिलेक्शन। एक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जितने अच्छे इंटरव्यूज होते हैं उसके बाद आप गेस नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज जो पैनल्स होते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जितना एक्सपीरियंस पैनल होगा वो आपको एक ऐसे जोन में ले ही जाएगा जहाँ पे आप गिव अप कर दोगे कि आपको नहीं पता है। सो मतलब अगर कोई अच्छे पैनल्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं देन डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टू गेस वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। सो नेवर लूज दी होप। इंटरव्यू से मुझे याद आया मतलब ओवरऑल मैंने मतलब देखा कितने 73 इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने। आपने हाँ, दिए थे दिए हैं 73 इंटरव्यूज 73 इंटरव्यूज़ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम? स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 इंजीनियरिंग के बाद से। ओके, क्योंकि एक फेज़ ऐसा भी यू आया था आर ए ना, प्योर फाइनेंस गाय क्योंकि यू कीप अ नोट ऑफ नंबर्स, राइट? तो करेक्ट। अभी एक फेज़ ऐसा भी आया था कि यार जॉब तो बिल्कुल चाहिए यार, हाँ। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या मुँह हम्म, दिखाएँगे यार, इंजीनियरिंग के लिए भेजा था पूरे, इतने लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च किए और हाथ में क्या है सिर्फ रिसर्च पेपर जिसका कोई उपयोग नहीं है, हम्म, क्योंकि उस समय तक क्या, तो भाई आफ्टर ऑल पैसा ज़रूरी होगा ना, और हम्म, क्या करेंगे फिर पैसा नहीं होगा हम्म, तो कैसे, फिर अभी एज भी बढ़ दी है, अभी साथ वाले रिश्तेदारों इनके बेटे शर्मा जी गुप्ता जी इनके बेटे तो काम कर ही रहे थे, फिर अपना क्या होगा। हम्म, तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि रिगरसली आप जॉब के लिए बिल्कुल कैसे भी करके जॉब मिल जाए, हम्म, कैसे भी हो बस मुझे जॉब चाहिए। हम्म, तो वो भी फेज़ आया लाइफ में, तो उस हम्म, दौरान इंटरव्यूज भी काफ़ी दिए हैं, मतलब डोर नॉक कर मतलब कंपनी टू कंपनी जाना ऐसे रिज्यूम दे देना, वो भी एक फेज़ था लाइफ का, हम्म, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे हम्म, याद है अभी भी कॉग्निजेंट में मैंने इंटरव्यू दिया था उस समय जब मैं आईटी लेफ्ट कर रहा था कि लेट्स टेक अ चांस, कि सैप भी उस समय था कुछ था, ऐसे भी। हाँ एस ए पी, लेट्स टेक अ चांस कॉग्निजेंट, मतलब उस समय बहुत अच्छी कंपनी, अभी भी अच्छी कंपनी, उस सी समय टी मुझे एस या लगता था हाँ अब सीट। तो इंदौर में भी आ गई है। तो वहाँ भी पुणे में भी इंटरव्यू दिया और आफ्टर ऑल लास्ट राउंड मतलब टेक्निकल भी पार हो गया, एचआर में जाके, और मतलब आई मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन। तो वो जो सेटबैक था क्या वो ये कारण तो नहीं था तुमने एचआर नहीं लिया? नहीं नहीं ये कोई नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो सेटबैक था कि यार उससे चैलेंज आया कि यार ऐसा क्या हो गया कि रिजेक्ट कर दिया यार, ऐसा हम्म, क्या था। तो हम्म, फिर थोड़ा स्ट्रगल मतलब रिसर्च किया खुद ही पे, तो फिर उससे फिर ओवरकम हुआ। wonderful, Anshul. I think most of the students are sitting here and watching us are at that stage कि वो अपना MBA कर रहे हैं and they must be also aspiring for good placements, and of course brands like HDFC and other banks are good options for starting their career.
सो व्हाट इज़ दैट यू वांट टू सजेस्ट देम कि वो अभी इस समय क्या करें, किन स्किल्स पे काम करें, अगर कुछ कोर्सेज हैं तो वो कौन से कोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? दोनों चीज़ों को बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे किस पे काम करें और बिहेवियरल स्किल्स पे किस पे काम करें? नहीं, फॉर व्हाट for सर्टिफिकेशन? certifications like अगर कोई additional certification करना हो that you think is important जो कि एक इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन देगा या जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है, so any certification you would like to recommend or it's okay? अभी सर्टिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट है यार, इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम्म, एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि हम्म, हाँ, यू एटलीस्ट यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। हम्म, मतलब वो आपसे सर्टिफिकेशन से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो आप उस चीज़ में, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा, पर एटलीस्ट इट शोज की यार सीरियसनेस, यू नो यू वांट टू लर्न। तो बेसिकली सर्टिफिकेशंस काफ़ी करनी चाहिए। अभी किस फील्ड में करनी चाहिए, वो अगेन वही है कि आपका किस तरफ पैशन है, आप कहाँ जाना है। अभी मेरे साइड से मैंने किया था, रिस्क मैनेजमेंट में जाना था, तो NIBM जो होता है नेशनल, सॉरी बैंक, नेशनल बैंक इंस्टीट्यूट पुणे में जो है NIBM, तो वहाँ से रिस्क मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन मैंने किया था। उससे पहले MBA के दौरान NISM और जो स्पेसिफाइड पर्सन के कोर्स होते हैं वो सब कर लिए थे। NISM के सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो वही जिस रिलेवेंट फील्ड में आपको इंटरेस्ट जाग रहा है, एटलीस्ट यार इंटरव्यू को या फिर जो भी है पर्सन उसके शो तो हो कि यार यू आर इंटरेस्टेड। आपके कहने से थोड़ी है, उसके पास तो बहुत से लोग आते हैं और सब कहेंगे कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो हाउ टू शो दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, तो यू नीड टू डू सम सर्टिफिकेशन, उससे आपका नॉलेज भी गेन होगा एंड यू क्या आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे आप लोग कि हाँ सर्टिफाइड, इट मीन्स यू नो समथिंग। Okay. So now, like you are working now in government bank, and before that you have worked in a private bank. Both are the top banks. What is the difference you see in the culture of government and the private job? लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्राइवेट जॉब्स का मतलब प्राइवेट बैंक का कल्चर पूरा अलग है, और पंजाब नेशनल बैंक एज अ PSU उसका पूरा अलग कल्चर है। प्राइवेट बैंक इज मोर अबाउट नंबर्स एंड PSUs आर मोर अबाउट क्वालिटी। दे डोंट नंबर से वहाँ पे इतना गेम नहीं चलता, दे नीड क्वालिटी। जिस तरह से PSUs का अपना NPA लेवल बढ़ रहा है बैंक में, दे नीड क्वालिटी लोन्स। और जो PNB में स्पेशली नीरव मोदी वाला जो केस हुआ था, आफ्टर दैट जो है ना रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने। Okay. तो उसी वजह से PSU आर मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी आई थिंक। और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू थे, आई थिंक ऑब्वियसली PSUs आर बेटर For if you talk about payment and all that and work life balance, if you more talk about Mhm. banks in how about learnings and growth? learning and growth, of course PSUs are much better. Acha. Okay. They currently in finance field also, the risk management, if you want to do any certification from PSU, they are helping you. If I say my boss that I want to do this certification, they not only sponsor me, they give me time to learn it. Hmm. Okay. If I Interesting. say okay, I want to leave half an hour early because I want to study for that particular subject or certification, they will allow. Wonderful. So I think definitely if you have such a culture, then you must be motivated to do more for your organization. So I think अंशुल हमने अच्छी बातें तो बहुत कर ली, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताइए जहाँ पे आपने बहुत ब्लंडर किया हो और आपको अच्छे से मतलब सीखने को मिला हो या डांट पड़ी हो, समथिंग अ बिग ब्लंडर दैट यू हैव डन सो फार इन बिल्कुल कॉर्पोरेट्स। बिल्कुल, बहुत सारे हैं, बहुत सारे काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं। सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला ये था कि कस्टमर के चेक पे खुद ही ने साइन कर दिया। कस्टमर चेक पे खुद नहीं साइन कर दिया था? खुद ही ने, उसने ब्लैंक चेक दिया था। अच्छा, जेल वेल भी गए थे? हाँ, जेन्युइन बैंकिंग। जेल भी गए थे क्या? नहीं जेल वेल नहीं Okay. ऐसा नहीं, वो तो फिर सेटल हो गया था मैटर। ओके, सो यू साइंड देयर? हाँ। ओके, ओह माय गॉड। और फिर पकड़ा गया था अच्छा, बैंक में ही, मेरे बॉस ने ही पकड़ लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? और फिर क्या, अच्छे से क्लास लगी। ओके, बट कुछ एक्शन नहीं हुआ? एक्शन तो नहीं हुआ, उसके बाद फिर भी किया क्या? नहीं फिर कभी कुछ ऐसा नहीं किया, समझ में आ गया ना इतनी बड़ी चीज़ तो है। बहुत प्रेशर था, मतलब व्हाट हाँ ऑफ कोर्स मेड प्रेशर है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल प्रेशर था। It's a studies also says that when we are in pressure we like are more prone to do something unethical. जब हम बहुत लेट हो रहे होते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल हम ज़्यादा तोड़ते हैं, वैसे भी तोड़ते हैं, लेकिन तब बहाना मिल जाता है कि वी आर गेटिंग लेट। हाँ वही, तो मैंने कहा सर आपने तो बोला था अकाउंट ओपन करना है, कर दिया। तो मैंने करने का बोला था, फ्रॉड करने का थोड़ी बोला था। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो कितना भी प्रेशर हो, नेवर डू अनएथिकल थिंग्स, नेवर।
I also agree to this. Like we think कि चलता है, और होता क्या है in corporates from my own experience, uh, like when we have pressure और कुछ ऐसा timeline meet करना होता है तो हम कुछ unethical approach ले लेते हैं. But trust me, from my experience, कि काम ना हो तो क्या बोलते हैं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ गलत कर लिया है तो इट कुड ऑल्सो टेक योर जॉब एज वेल. ठीक है. एंड ये कभी भी आउट हो सकता है and you could have a difficult time. So better not to do something unethical, let it be if the work is not happening. All right. So Anshul, I think so it is quite clear, like why you went on for finance and what you are doing now. Now, like what is one few advice you want to give to the students who are doing MBA, कि कैसे वो उनके placements की तैयारी करें and किन बातों का ध्यान रखें from your experience? प्लेसमेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है, IMS या फिर जो भी रीजनल कॉलेज है, जो MBA में हमारी कंपनीज आ रही है उसके अलावा आप अदर जो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कैंपस उस पर फोकस करें, और उसके अलावा हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मॉब, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कैसे आपके साथ साथ जो 100-150 जितने भी स्टूडेंट हैं, वाई यू, सबसे पहला सवाल वाई यू. कई लोग सोच के बैठते हैं, जैसे IMS का मैंने सुना ही है लोगों की, यार डिलॉइट आ रही है, बस आधे से ज़्यादा लोग तो बस डिलॉइट आ रही है, बस वो डिलॉइट के मतलब डिलॉइट उन्हीं के लिए आ रही हो, जैसे ऐसा नहीं होता. वाई यू, आप खुद ही से पूछो कि इतने लोग हैं, आप ही को क्यों ले, क्या आप सबसे बेहतरीन हैं? तो वो मतलब आपके पास कुछ ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि इंटरव्यू क्लियर कि नहीं, यू आर द परफेक्ट मैच. जो उसका रिक्वायरमेंट है, आप पहले ये देखो ना किस प्रोफाइल के लिए आ रही है, आप उसकी स्टडी करो, आपके पास क्या उस प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इंटरव्यू को कैसे गाइड कर रहे हैं. इंटरव्यू मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब हालांकि सक्षम नोज इज़ बेटर, पर 60% या 70% आप खुद गाइड करते हैं इंटरव्यू आपका. यू ड्राइव योर इंटरव्यू. इंटरव्यूअर को कभी नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है. ठीक है. कुछ शुरू के क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से होते हैं. ठीक है. बाकी सारे क्वेश्चन जो आप आंसर दे रहे हैं उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता जाता है, और यूजली वाई वाई वाई, मतलब जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें वाई लगते जाते हैं. ठीक है. तो यू ड्राइव योर इंटरव्यू ऑलवेज. या अंशुल कंटिन्यू. तो बाय यू, वही इज एग्जैक्टली, आपको क्यों ले कंपनी. आप तो बहुत सोच रहे हो कि यार मुझे उस कंपनी में जाना है, पर क्या कंपनी आपको क्यों ले, आप हाउ मच यू आर यूजफुल फॉर द कंपनी. आपको ये शो करने की जरूरत है कि नहीं, यू आर द परफेक्ट मैच ओनली, आपसे बेहतरीन मैच यहाँ पे और कोई नहीं है इतने 150-200 की जनता में. तो उसके ऊपर आप फोकस करो, किस प्रोफाइल के लिए आ रही है उसको पढ़ो ठीक से, यार इस प्रोफाइल के लिए है तो क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड, आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसका पढ़िए आप. और अनदर क्या आपके पास अलग है, MBA तो सभी कर रहे हैं ना, आपने अलग क्या किया है उसमें, टॉप परफॉर्मर हो या क्या फर्स्ट रैंक आप ले आए हो, या आपने कुछ अलग से कुछ सर्टिफिकेशन किए हैं या कुछ और किया है, आपको क्यों ले, आपको क्या नॉलेज है. और तो यही सब पे आप खुद ही से पूछो, उसका जवाब भी आपको खुद ही मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए. हर कंपनी हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है, हर जॉब हर किसी के लिए भी नहीं होती है. फाइंड योर परफेक्ट मैच. Okay, so retail banking is good for both marketing or finance, or it is something like more appropriate for finance? Retail banking more appropriate for I can say for marketing people. Okay, marketing. फाइनेंस ऑफ कोर्स उसमें यूजफुल है बट नॉट दैट मच यूजफुल. मार्केटिंग के लिए ज़्यादा मतलब परफेक्ट मैच है वो. Okay. और मतलब जिस रिटेल बैंकिंग मतलब किसके लिए एकदम नो नो है, मतलब जिसको बिल्कुल ट्राई करना ही नहीं चाहिए उसमें? जिसको सेल्स नहीं करनी है, प्रेशर नहीं लेना है, और मतलब पीपल इंटरेक्शन मतलब या लोगों से मिलना या बात करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, या बिल्कुल कंजर्व नेचर का है, उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी. Okay, okay, wonderful. So I think enough questions on your career. You are also from IMS, and I think almost everyone here is sitting from IMS. So what is one fond memory that you have of your time from IMS that you would like to share? IMS के तो काफ़ी मेमोरीज हैं, यू नो बेटर. बट कोई एक बताना हो तो? कोई एक बताना हो तो वही है जिस दिन PPO का रिजल्ट आया था,
Hmm. उस दिन सबको ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ये अलग ही आदमी है, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया मुझे। Hmm. जो बात करते थे उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। Hmm. यार ये क्या है, ये कैसे हो गया? तो उस दिन थोड़ा सा लगा था कि यार नहीं ये तो सही नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा, ये था थोड़ा सा। correct, wonderful. So now we will open the forum of Q&A. So किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो या अपना नाम बताना है और क्वेश्चन पूछना है. Can we have somebody to please also focus the camera on the audience? Satyam, yes, just record the question. Yeah, please. Sir, my name is Vinay Kuldeep. I'm from IMS, currently doing marketing management. So my question is, what are the qualities, skills do companies look in fresh graduates? What was quality skills? Qualities, yeah, or skills do companies look in What are fresh the qualities and skills that companies looks in a fresher? ओके, क्वालिटीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास क्यूरोसिटी हो नई नई चीज़ें लर्न करने की, नया सॉल्यूशंस या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। स्किल्स में बात की जाए तो ज़्यादा नॉट मच स्किल्स कंपनी को एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपके पास फाइनेंस का या मार्केटिंग का बहुत नॉलेज हो या ब्रांडिंग का बहुत नॉलेज। उनके पास तो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। आप क्यूरियस कितने हो उस कंपनी या उस प्रोडक्ट को लेके, दैट्स वॉट मोर इम्पोर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है वो ज़्यादा है। Learning attitude. Hello sir, my name is Priya Tiwari and currently I am pursuing MBA in HR from IMS. My question is that you mentioned that you were in research and in second semester we are also we have to do research paper as a part of our third internal. So I just want to know what is the importance of research paper in the MBA journey and what topics should we choose in for our research. रिसर्च का इम्पोर्टेंस एमबीए में लॉट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिसर्च मतलब क्या, यू नीड टू फाइंड वाई, हाउ एंड व्हाट। रिसर्च में आप यही फाइंड करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाउ टू फाइंड द थिंग्स एंड व्हाट आर द वेज। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अलग तरीके से कैसे वो चीज़ें मिलेगी। तो ये टू लर्निंग आप सीखते हैं रिसर्च से कि आपके हर एक सवालों का जवाब आप कैसे खुद ही ढूंढ पा रहे हैं। मतलब यूँ आप पूछते हैं लोगों से, या हाउ टू फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, दैट वॉज द रिसर्च इज। आपका गोल आप कैसे ले जाते हैं उस गोल तक, वो इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च पेपर का जो इम्पोर्टेंस है एमबीए में, वो यही सिखाना होता है कि आप कितने रिगरस हो उस टॉपिक या उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के, या फिर रिसर्च मतलब ढूंढने के लिए, फॉर आंसर योर क्वेश्चंस। So how to identify the topics like what kind of topics would be relevant for us for MBA students? Like if we talk about research, so research can be in any domain. But how we can approach the topics that as an MBA student I should look into these? So I would like to answer this. So basically, whenever you have to look for a research topic, I think it should always be a blend of your personal interest and what is trending. ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप रिसर्च करेंगे इट विल ऑलवेज लाइक कैचेस द अदर पर्सन अट्रैक्शन कि आपने कुछ मतलब ट्रेंडिंग चीज़ पे रिसर्च किया है. एट द सेम टाइम यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट बाय योर रिसर्च. और पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो रिसर्च में आप बोर नहीं होंगे बिकॉज रिसर्च रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डीप स्टडी. तो अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो यू माइट फाइंड इट बोरिंग. So look for something which has both which is both trending at the same time is your interest as well. Okay. So I want to ask one question that it is our perception that banking is more for finance and marketing job. And if any HR person want to build their career in banking, so what are your suggestions and how we can look into it? नहीं, ऐसा इट्स अ मिथ। बैंकिंग सिर्फ मार्केटिंग और एमबीए के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक्स में पीएसयू में बात करें तो अलग से एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड। एचआर एमबीए, एचआर इज द रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एचआर का बैंक में बिल्कुल भी काम नहीं है या कोई काम नहीं है। देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट और बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है एचआर का, लॉट ऑफ स्कोप ऑफ एचआर इन दैट। So basically it could be a possibility कि vacancies कम हो but vacancies तो definitely होंगी because if there are people it makes a need of HR to look after the human resource affairs.
But since it is a banking industry, marketing and finance students are their core workforce, where HR becomes a support function. And that is where the number of HRs required not just in banking but anywhere is less. Okay. Yeah. Next question. My name is Arjun Rajput. I just wanted to know that first you are in marketing, then you have moved to finance. So currently you are doing risk management, right? Are you satisfied with your work now? Yes, of course, I'm completely satisfied. The second thing, can you please tell us about the roles of marketing, like first you become area sales manager, then the positions becoming, like inclined. So I just wanted to know the positions of managers. Hierarchy of marketing Yes. in any company. I think it would vary from company to Hmm. company. You can tell about bank. In bank, you can say starting from executive. In private banks, I'm talking about. What हाँ. roles do you play? हाँ? रोल्स रोल्स एंड डेजिग्नेशन में क्या क्या फर्क होता है, Okay. मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या रोल होते हैं, उसके बाद जब व्हेन यू टेक अप द नेक्स्ट डेजिग्नेशन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रोल्स दैट कम्स. ओके. एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको वर्क रहेंगे कोल्ड कॉलिंग या सपोर्ट किसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के साथ सपोर्ट में जाना. वो उन्होंने कस्टमर को पिच किया है तो आपको सपोर्ट में साथ में जाना, फॉर्म फिलअप करना, आगे की प्रोसेसिंग करना. आफ्टर दैट आप मे बी असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो. उसमें आपको कस्टमर से मीटअप करना, बिजनेस जनरेट करना, मतलब एक डेजिग्नेटेड कस्टमर को, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव में तो आप कोल्ड कॉलिंग हो पूरा मार्केट. उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर में आपको एक सेट ऑफ कस्टमर बेस दे दिया जाएगा, आपको उससे मिलना रहेगा, या आपको ब्रांच में एक डेस्क वगैरह मिल जाएगा, आपको उस पर बात करना रहेगा. ठीक है, उससे हो गया. उसके बाद फिर आप और ऊपर जाते हैं तो मैनेजर. सेम थिंग, आपको क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है आपको उनसे मीटअप करना होगा. अब उसके और ऊपर जाएंगे आप सीनियर मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर, तो आपके अंडर में आप कई सारे असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे. आप उन्हें हैंडल करके ओवरऑल रीजन का आप सेल्स मैनेज करेंगे. उससे ऊपर पूरे जोन का करेंगे, फिर कंट्री का करेंगे. सेल्स पार्ट में ये. ओके. यस कृति. Hello sir, my name is Kriti Gandwal. I'm pursuing MBA from Marketing Management. My question is that you said build connection for your career growth. So do they people help in referring or some other kind? डू पीपल हेल्प इन रेफरिंग? मतलब शी इज आस्किंग इफ आई हैव गॉट इट करेक्टली कि कनेक्शंस बनाने से हमें क्या हेल्प मिलती है. इज इट जस्ट दैट कि वी गेट अ रेफरल फॉर अ जॉब और समथिंग एल्स आल्सो वी गेट, इज व्हाट यू आर आस्किंग? रेफरल से आपको तो समझ में आएगा कि आपको लाइक कनेक्शन से रेफरेंस भी आपको हेल्प मिल सकता है, और यू कैन टेक गाइडेंस कि आप जिस पोजीशन पे हो, जो भी रेफरेंस है वो आपको गाइड भी कर सकता है कि व्हाट सर्टिफिकेशंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड यू नीड टू डू. अरे अच्छी मेंटोरशिप मिलती है किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से. आप जब सुनते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप अंशुल को सुन रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको रेफरेंस मिल रहा है क्या पंजाब नेशनल बैंक का? नो, बट यू आर लर्निंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. ओके. व्हेन वी कनेक्ट विद समबडी हु इज एक्सपीरियंस वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose that I'm going to a sales company. Actually, like you say that there are many pressure on the beginning. ऑन. In beginning, sir, if you enter in any organization, so how to manage means how much time should we think that it will be go on. means, कितने समय तक हमें सोचना चाहिए कि ये प्रेशर रहेगा और हमें उस कंपनी में रहना. मतलब तुम पूछ रहे हो कब तक हमें सहन करना चाहिए, is what you are asking? जब तक आप सोच रहे हो जब तक प्रेशर रहेगा. लाइक आपको कितना टाइम लगा था इस प्रेशर को कम करने में? प्रेशर क्या, जब तक आप सोचोगे जब तक आप पे प्रेशर रहेगा. आप जब सोचना बंद कर दोगे बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा. See, it's like it depends upon individual to individual, okay, and there cannot be a certain time period. आप कितनी, like he said, you should have a learning mindset. If you're somebody who has a good learning mindset, of course it will happen soon for you. You will get easily adopted. Yes, last two questions. Ratnesh. Hello sir, my name is Rashesh and I pursue MBA in finance from
So my question is, how do you see the role of risk management from 5 to 10 years? Please pardon. Sir, my question is, how do you see the role Okay. of risk management from 5 to 10 years? Okay. There are ample opportunities in risk management, of course. In 5 to 10 years, you can be you can be up to like chief risk officer of any financial organization in 5 to 10 years. So risk is itself a vast field. There are so many types of risk, basically, like financial, like credit risk, operational risk, market risk. So there is an ample opportunities, and down the line, 5 to 10 years, you can be in like a good position, like in a senior level. सर सर आई एम राजीव तिवारी। आपने थोड़ी देर पहले ये हमें बताया कि पीएसयूज फोकस करते हैं क्वालिटी पे और प्राइवेट सेक्टर जो है वो नंबर्स पे फोकस करते हैं। तो आई हैड टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज कि आपके हिसाब से व्हिच ऑफ द टू इज इम्पोर्टेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन कि एज वी नो द फैक्ट कि गवर्नमेंट इज चेंजिंग दिस पीएसयू सेक्टर इनटू प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेटाइजिंग दिस सेक्टर। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? Hmm. Look, both are important. Quality and quantity both are important. और गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट बैंक मतलब कर रही है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयूज, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस. And when he says that PSU has a better culture, he's talking specifically about banks. Hmm. Okay, PSU is very vast. Okay, right from oil and gas to banks. You know, PSUs are everywhere. BSN is a PSU as well. So his statement coming from his experience of difference that he have seen in HDFC and Punjab National Bank is for banks. It Yeah, cannot be generalized, you know, like for all the PSUs. So, sir, in banking, as you said, the PSUs have a better option of growth, personal growth, Hmm. right? So, is it important to privatize them? No, personal growth नहीं, learning. I am talking about learning only. Personal growth means, there are options in private sector also. It's not like private sector don't offer you for personal growth. They are offering, but if you talk about compare about public sector banks and private sector banks in retail banking for learning, then I can say yes, public sector banks are offer you more learning opportunities. Thank you. Okay, last question. So, Nikita. Okay, we'll take yours also. sir, I want some tips and tricks that how to tackle negative people in workplace or the good customer, because we are from the marketing and sales field, so it's better for our future. How to tackle negative people? At workplace. Okay. इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा. बारिश होती है ना, होती है बारिश. एक हाथी होता है, ठीक है, और एक गाय होती है. बारिश में क्या होता है, गाय क्या होती है, वो शेड ढूंढती है इधर उधर, और हाथी क्या होता है, वही अपनी मस्ती में चलता रहता है. तो बी लाइक a हाथी. Very well answered. Sure. See, it's all about mindset, right? And I think roles like sales with time make you such a person. Okay, initially you join a bank or any company, all of you, like this days Gen Z is very pampered, you know, in their caretaking by their parents. आपको मतलब रोज बहुत पैम्परिंग के थ्रू बड़ा किया गया है. And when you join something like a sales based job or target based job, और फिर आपको जो रियलिटी ऑफ लाइफ दिखती है, तो क्या होता है, यू कंपेयर दैट, और उस टाइम पे फिर क्या होता है, आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है. But with time you understand that no, this is something, so as Anshul said, not to be taken personally. You know, you will be different as a sales manager of a company, and when you come back home, you would have a different self. We studied self in OB also, na, कि they are different self. So when you are at workplace, you are a different self, ठीक है, and when you are back home, you are a different self. तो ये सेल्फ का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत क्लैरिटी हो जाती है. यस.
Khushi. Yes, sir. My name is Kushi Salia, and I'm from marketing field, and there are high chances that I would get role in retail marketing. But if I don't want like the selling and retail marketing job, then what extra I can do for another job if I want my career in banking field? So can In you share? banking field, apart from sales, you can be into, marketing and sales. If you don't want to be, then Operational roles yeah, होते हैं, operational roles definitely but there are. earning potential तो I think Of course. see, sales is like you are bringing profit to the company, and when you bring the profit to the company, of course you would get a different growth. Operations is like you are, doing day to day work, getting all the things done so that आपके काम चलते रहे, तो वहाँ पे you do a routine job. But sales, marketing, it's all like bringing more business, bringing more profits. But it's a common sense, right? If you're somebody who's bringing profit, you will be valued more, right? तो आप बैंक में अगर कैशियर हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट डिपॉजिटिंग द मनी और डूइंग द ट्रांजेक्शनल थिंग. बट इफ यू आर इनटू सेल्स, you are bringing new customers, bringing more profits, definitely the growth would be likewise. अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आप ऑपरेशंस में आप बिल्कुल जा सकते हैं मार्केटिंग करने के बाद भी, ऐसा नहीं. और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप जा सकते हैं. So, sir, what extra I can do for that? Like right now I'm in marketing field, and I'm studying all that marketing strategies and that stuff. So to get into that field, like operation and what you said, that what extra I can do? Start doing certifications first of all, like I said earlier, like in NISM and IBM or some reputed institute certification. So it shows your interest, or you learn something regards banking. Banking jobs are versatile. You are now doing a sales job, you can switch yourself to any other department if you wish to. It's not that much like it's not like that you cannot switch to a loans. Yeah, if you're selling loans and you want to switch yourself for sanctioning loans, yeah, of course it's difficult, but just not a rocket science. Trust me, it's not a rocket science. And sir, as you had target jobs, Easy, so easy. if कभी आपके टारगेट मीट नहीं हो रही फिर इसका सैलरी पे भी इम्पैक्ट जाता है. So, Khushi, okay, let me answer this. So basically, your CTC has a defined structure which has fixed pay and variable pay. So आपका फिक्स्ड पे आपको उतना मिलता है और वेरिएबल पे आपके टारगेट बेस्ड पे होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, वो वेरिएबल पे का कितना पोर्शन मिलेगा इज समथिंग वुड बी डिसाइडेड बाय योर परफॉर्मेंस. राइट अंशु? Right. करेक्ट. Yes. Any more questions or shall we wrap up? Okay, Supriya is raising hand. हाँ सुप्रिया आप ही पूछ लीजिए. Yes, sir. Sir, as you mentioned that you get job in the first semester of your MBA, so it is assumed that normally people get job in the third semester when the companies came. So how do you get the job in first semester, and what difficulties did you face in balancing between your academics alongside with your job? No, I got pre-placement offer. Yeah, I got a pre-placement offer in my SEM2, and my job will start after my MBA only. That's what the offer, or they offer me like, okay, you can join us after your MBA. That's Pre-placement what. offers are like during your internship they confirm you that like you have an offer from us. Once you finish your studies you can join. Okay, That's so what the thing is. he don't have to work along with his studies is what is the case. Sir, which type of project did you done in your first semester after you? And suggest some projects which marketing students do Which kind of project I did my first in your first semester? MBA में semester. आपने कोई प्रोजेक्ट्स करे थे क्या? Projects as such, projects was not, but yeah, during my internship I did one project. What I did was that I was allotted to a branch, like there was a branch, and I need to do like I just draw a catchment area of that branch. Just like take a 2 kilometer of radius of that branch, map all the things, map on a sheet, like everything is on sheet, and point out some
the person or the organizations or the offices which can generate business for the banks. Like how many schools are there, how many hospitals are there, how many big business houses are there. Market research. Yeah, market research you can say. Mm-hmm. So that's what I did. So for like उससे ये हुआ कि पता चल गया कि यार बिजनेस स्कोप कहाँ है, वेयर टू टैप. And then what we did, like I show it to my manager that okay, I did this and this, then this can be, this area is a potential, has a potential, we can generate a lot of assets and liability products we can sell out. तो फिर मैनेजर के साथ विजिट किया वहाँ पर, उनको फिर पिचिंग किया, वही सब. तो इट्स अ प्रोजेक्ट दैट हाउ टू डिजाइन अ कैचमेंट एरिया एंड वेयर टू टैप. इफ यू आप अगर सही इंसान के पास जाते हो, यू कैन जनरेट अ बिजनेस. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू अ राइट पर्सन. You need to open an account. I need to open one account of a bank. I am a banker, you are a customer. So if I come to you, please open an account, so you said okay, let's open an account. Whereas I just इनके पास गया, आप अकाउंट खोलो, इनके ऑलरेडी 10 बैंक में अकाउंट चल रहे हैं, मना कर देंगे नहीं खुलवाना. तो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. इसमें कन्विंसिंग स्किल्स का भी पार्ट होता है क्या? लाइक कोई मना कर रहा है तो फिर आप थोड़ा कन्विंस करते हो, जैसा कि दिखाते हैं शॉर्ट्स में और उसमें. हाँ, ऐसा होता है क्या? होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है. ओके. यू डोंट नीड इट, बट आपको ये रियलाइज करवाना कि ये आपकी ज़रूरत है. अच्छा. एक अकाउंट या एक कार्ड के बिना आपकी जीवन अधूरा हो जाएगा. अच्छा. ये आपको रियलाइज करवाना. ओके. दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट. you get a training for this or like Yes, it of comes course, you? of course we get अच्छा. trainings. Okay. Good. Sachin. My name is Sachin Mishra. I am from IMS Marketing Management. I have one question that do you have gap between engineering and MBA? गैप बिटवीन इंजीनियरिंग और एमबीए. गैप ईयर. एमबीए के हाँ. बाद गैप लिया है क्या? मतलब ड्रॉप लिया है? यू हैव अ गैप ईयर? हाँ, डेफिनेटली लिया है, बिल्कुल लिया है. इंजीनियरिंग के बाद एमबीए में बिल्कुल ड्रॉप है. सर उसको कैसे आप टैकल किए कि उस जस्टिफाई बड़ा कॉमन सा जस्टिफिकेशन है जो सभी देते हैं कि कैट या एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. Of course, a 1 year gap, 2 year gap is fine. Fine. It takes times to prepare for big exams. 3 year gaps. देखो, I answer this. Okay, basically you should give the genuine answer. It's completely fine कि आप कंफ्यूज थे, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे. इट्स नॉट अ क्राइम टू हैव गैप. बस आप जेल में नहीं होने चाहिए उस समय, और तो सब चलता है. तो जेन्युइननेस के साथ आप डिफाइन कर दो व्हाट वाज द रीजन. बोल सकते हो आप एक गवर्नमेंट सॉरी. बोल सकते हो आप एक एसएससी की तैयारी कर Absolutely, yeah. This is completely fine, and I tell you, every second youth in the country would have this reason only कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था. तो आप अनोखे नहीं हैं, ठीक है? बिल्कुल बोल सकते हैं. इनफैक्ट देयर आर पीपल जो जॉब को बीच में छोड़ करके तैयारी करते हैं, अगेन वापस जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस अंकित. सर मैंने भी सर आप एज अ रिटेल में आपने वर्क किया और अभी नाउ आप रिस्क मैनेजर हैं. सर आपको ऐसे पर्सनली क्या लगता है कि इस एरिया में मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर पाता हूँ? भाई वो अभी भी अच्छा जिंदा है, ठीक है? तो अभी उसको बहुत करियर है. ओके. कर पाता इज नॉट समथिंग इज रिटायर्ड. ओके. या हम ना भावना को समझ गए तुम्हारी. अंशुल. देखो, इसमें ऐसा नहीं है, हर एक फील्ड में आप ग्रोथ बिल्कुल कर सकते हो. आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड में जाइए, आप उसमें ग्रोथ करेंगे. ऐसा नहीं है कि रिटेल में ग्रोथ नहीं कर पाता, बिल्कुल करता. रिटेल में भी ग्रोथ थी. इंटरेस्ट, इट ऑल अबाउट इंटरेस्ट. आपका अगर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली उस फील्ड में ग्रोथ करेंगे. ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं है कि स्विच किया हो, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम वरुण. यस. I am Varun Chodani from MBA Marketing. Sir, like you said, learning is important in each department, in each field. Right? तो अभी आप किस चीज़ के लिए learning, मतलब किसके ऊपर फोकस है आपका, क्या सीखने के लिए? अभी मैं क्या सीखने के लिए फोकस कर रहा हूँ? अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट में आगे सर्टिफिकेशंस के लिए फोकस कर रहा हूँ. What is your career aspiration ahead? Okay. Like what is that you want to achieve? ओके. Short term and long term.
शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, फिलहाल जैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट में हूँ, तो इसका एक सर्टिफिकेशन है FRM। इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। So I'm preparing for that. For in the long term, I can be an FRM holder. It's similar to a CFA or chartered accountant. So for the long term, यही मेरा goal है। So you want to be in the banking industry Yeah, only of course, and of in the risk Yeah. management. In risk management also, इसी में आगे growth है। I find it interesting and of course. Perfect. So I think lot of insights, बहुत सारी बातें अंशुल आपसे डिस्कशन में समझ में आई।